दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास टीचिंग मैथ में। मेरा नाम है विकास और आज हम अपने इस YouTube चैनल विकास टीचिंग मैथ पर क्लास 10th के NCERT की जो बुक है मैथ की, NCERT बुक के लिए अपने YouTube चैनल पर कराने जा रहे हैं। जिसके लिए अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से करेंगे तो कम से कम आपको मंथली का 500 रुपये देना होगा। और ऐसे ही लगभग उन्होंने 4 महीने में कोर्स ख़त्म कराया तो कम से कम आपके 2000 रुपये जाएंगे अगर आप किसी ऑफलाइन से करते हैं। लेकिन हम आपको वही सब कुछ अपने इस YouTube चैनल पर फ्री में कराने जा रहे हैं। वो जो NCERT की बुक जो है इसे हम अपने YouTube चैनल पर फ्री में कराने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप सीखेंगे और हमारी वीडियो देखा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। हम शुरू करने से पहले हम आपको अपने चैनल पर कराएंगे। पहले यहाँ क्लास होगी, क्लास के बाद जो नोट्स मिलेंगे आपको वो भी मैं खुद अपने हाथों से लिखी हुई नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो आपको मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है विकास टीचिंग मैथ, वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन कर ले हमारे चैनल को। वहाँ आपको जो भी मैं यहाँ कराऊंगा वो सब PDF में आपको वहाँ मिलेंगे। इन सभी चैनलों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वास्तविक संख्याएं। जिन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। पहले हम जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 पे बात करें तो प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ये क्या होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक इसी के आगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की और पूर्ण संख्या होती हैं 0 से लेकर अनंत तक की। ठीक इसी के आगे 3 नंबर सम संख्याएं। सम संख्याएं बोले तो इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं? तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए या फिर जो 2 है उन्हें पूरा काट सके, तो वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... अनंत तक की संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। ठीक, अब सम संख्याओं के बाद अब जानेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती हैं? तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं या फिर जिन्हें 2 नहीं काट सकता है। वे संख्या कौन सी संख्या होती हैं? विषम संख्याएं।
जिन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। और ये कौन सी होती हैं? जिन्हें दो विभाजित नहीं कर सकता, यानी कहें तो जो दो से नहीं कटती हैं वे संख्या कौन सी होती हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 करके डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं। तो विषम संख्या वे संख्या होंगी जो दो से विभाजित नहीं होंगे। ठीक, इतना जानने के बाद आगे हम जानेंगे। और अभी ऐसे मिटा रहे हैं और आगे की संख्या जानते हैं। और इसके बाद अब हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जैसे या तो वो स्वयं से कटेंगी, और जो स्वयं से नहीं कटेंगी या फिर वो किससे कट रही होगी? 1 से। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, तो जिनके केवल दो गुणनखंड हों, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, वो संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद सबसे छोटी 2, 2 के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इस तरह से। ये सभी संख्या कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, ये समझ में आया? और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक, अब इसके आगे हम जानेंगे अभाज्य संख्या हो गई, अब जानेंगे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों। दो से अधिक गुणनखंड होने का मतलब, जैसे मान लो 8 है, 8 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। देखिए इसके कितने गुणनखंड हो गए, यानी कि ये देखो 8 है, 1 से भी विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। यानी 8 के गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 4 गुणनखंड हो रहे हैं। हमने क्या कहा? अगर भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, तो इस तरह से वो संख्या कौन सी होती हैं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह से। तो ये संख्या कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक, अब इसी के आगे और जानेंगे अब हम जानेंगे कि परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती हैं? तो परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि P/Q, यहाँ जो P है वो अंश है और जो Q जो है वो हर है, यानी कि जिसे हम हर बट्टे अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें। जिसे हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें वो संख्या कैसी होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। ठीक, तो अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें। और यहाँ P/Q जो है, या Q जो होगा वो इज नॉट इक्वल 0 होगा, यानी कि परमेय संख्याओं में कभी भी जो हर जो होता है वो हर 0 नहीं, या हमारा जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, और इसी में और देखें जो हमारी जो 0 है, 0 0
जो हमारी जीरो है, ये जीरो भी एक परमेय संख्या है। और यदि ये जीरो हर में आ जाएगा, कभी भी हर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जीरो हमारी एक परमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जीरो अपॉन जीरो। जीरो अपॉन जीरो ये क्या है, हमारी एक परमेय संख्या है, ठीक। अब ये परमेय संख्याएं जो होती हैं वो दशमलव के बाद, दशमलव के एक बिंदु के बाद कहीं पर शांत हो जाती हैं। दशमलव के बाद एक बिंदु पर शांत हो जाती हैं ये दशमलव के बाद एक बिंदु पर शांत हो जाती हैं। जैसे मान लो 1/2 हमारी परमेय संख्या है, 1/2 परमेय संख्या है, तो ये जब इसे दशमलव में करेंगे तो ये ना जाने पर 0.0, ये 10, 2 पंजे 10 देखा जाए तो यहाँ पूरी विभाजित हो गई। यानी एक बिंदु पर जाकर ये 5 पे जाकर पूरी विभाजित हो गई, तो ये यहाँ के शांत हो गई। तो ये हमारी कैसी संख्या है, शांत में है, ठीक। एक बिंदु पर शांत हो गई जैसे, ठीक। और कुछ और दूसरी होती हैं जो शांत नहीं होती हैं, जो दशमलव के बाद शांत नहीं होती हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो दशमलव के बाद शांत नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं, वो बारंबारता दर्शाती हैं। बारंबारता दर्शाएंगे तो कैसे, मान लो जैसे कि 1/3 है, 1/3 को जब हम दशमलव में करेंगे तब क्या होगा, 1 से 3 ना जाने पर 0, 10 या 3, 3, 3, इस तरह से ये बारंबारता दोहराएंगे, ठीक। तो कुछ एक संख्याएं जो होती हैं वो एक बिंदु पर जाकर शांत हो जाती हैं, दशमलव के बाद एक बिंदु पर शांत हो जाती हैं। और दूसरी एक होती हैं जो शांत नहीं होती, जो शांत नहीं होती तो वो कैसी होती हैं, अशांत, ठीक। तो जैसे जो अशांत नहीं होगी ये आ गई 1/3 है, ये कैसी संख्या है, अशांत संख्या है, जो दशमलव के बाद शांत नहीं हो रही है, ठीक। अब ये परमेय संख्या जान ली। अब परमेय संख्या के बाद जानेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्या ठीक परमेय संख्या की ही तरह होती हैं। अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या होती है, ये क्या है, ये भी P/Q के रूप की होती हैं, ठीक। P/Q के रूप में होती हैं। और यहाँ पर भी Q ≠ 0, P कभी भी ये Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे परमेय संख्याओं में Q 0 के बराबर नहीं होता था, ठीक वैसे यहाँ वो जो है, यहाँ भी जो 0 है वो Q के बराबर कभी नहीं होगा। यानी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। कोई भी संख्या हो सकती है 1, 2, 3, 4 अनंत तक, लेकिन हर में जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक। और परमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, तो परमेय संख्या जो अभाज्य संख्या जितनी होती है, रूढ़ की अभाज्य संख्या सभी कैसी संख्या होती हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। यानी कि जिनके ऊपर रूढ़ लगाओ, अभाज्य संख्या हमारी जो होती हैं उनके ऊपर हम रूढ़ लगा दें तो वे सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, अपरमेय संख्या। जैसे अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये कैसी संख्या है, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है। और हमने कहा इनके ऊपर अगर रूढ़ लगा दें, जैसे रूढ़ 2, रूढ़ 3, रूढ़ 5, रूढ़ 7, ये संख्याएं कैसी संख्या है, अब ये संख्या अपरमेय संख्या है, ठीक। इतना समझ में आया हुआ। तो अभी हमने जाना थे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सब हम जान चुके। अब इसी में आगे जानेंगे।
तो संख्याओं के प्रकार को हम भली भांति समझ चुके हैं। अब जानेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है उसे अब हम जानेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कोई बताएगा? चलिए हमें बताएं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जितनी भी आगे हमने ये संख्याएं पढ़ी, सम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, इन सारी संख्याओं को मिलाकर, इन सारी संख्याओं से जो संख्या होंगी ना, वो सभी संख्याएं कैसी संख्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। अभी तक हमने जितनी भी संख्या पढ़ी, उन सभी संख्याओं का एक जो समूह होगा, वो सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक, तो वास्तविक संख्या जान चुके। तो चलिए अब देखते हैं किताब से। तो अब हम जानेंगे इसमें एचसीएफ निकालना। वास्तविक संख्याएं तो जान चुके, अब जानेंगे एचसीएफ निकालना। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? तो इसमें एचसीएफ हमें निकालने के लिए दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? वो भी कुछ नहीं है, भागफल विधि है। भागफल विधि की ही तरह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वो क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? जैसे हम भाग करते हैं, जैसे भाग में एचसीएफ निकालते हैं, ठीक वैसे ही ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जैसे 2 और 4 है, ठीक है, 2 और 4 है। इसे यूक्लिड विभाजन से करने के लिए सबसे पहले भागफल विधि से करेंगे। भागफल विधि से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ पर ये क्या है हमारा? भाजक। ये 4 जो है, 4 हमारी यहाँ क्या है? भाज्य है। ठीक, और ये भाजक, भागफल और शेषफल। तो देखा जाए यहाँ 4 जो है वो तो हमारी भाज्य है, ठीक, और ये 2 जो है वो भाजक है, और ये 2 जितनी बार पहाड़े पड़ने पर ये गई, ये हमारी भाजक है, और जो नीचे आता है वो शेष है। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि 2 और 4 के लिए हम कैसे लिखेंगे? तो 4 बराबर, यहाँ 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है, 2 और 4 के एचसीएफ को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे? भाज्य। तो हमारा पहले से क्या कर देना है, इसे भाज्य के लिए ए मान देते हैं, ठीक, भाजक के लिए बी, भागफल के लिए क्यू, प्लस शेषफल के लिए आर। इन्हें हम ये संबंध दे रहे हैं। ठीक, भाज्य के लिए मान लीजिए हमने दे दिया ए, भाजक के लिए बी, भागफल के लिए सी और शेषफल के लिए आर। इन्हें हमने ये संबंध दे दिया। ठीक, अब इसे हम यहाँ करेंगे, ठीक, 2 और 4 के, तो यहाँ पर हमारा भाज्य